उद्यमिता अध्याय 3 में हम बाजार मूल्यांकन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वे हैं बाजार वातावरण के अर्थ और परिभाषाएं, बाजार मूल्यांकन पर पड़ने वाले प्रभाव के घटक, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य, एक अच्छी पूर्वानुमान की विशेषताएं, नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान, विपणन की अवधारणा, विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र तथा विपणन मिश्रण की अवधारणा। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं कि बाजार वातावरण है क्या। वे सारी शक्तियां जो व्यवसाय से बाहर हैं और विपणन से संबंधित कार्य में निर्णय लेने से हो या सुधारात्मक प्रवृत्ति का हो, बदलाव से जुड़ा हो, प्रभावित करने वाली सारी शक्तियां विपणन वातावरण कहलाती हैं। इसमें वो सारे घटक आ जाते हैं जिनका प्रभाव विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक टैकल करने से होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बाजार वातावरण उन बाह्य घटकों एवं शक्तियों को कहते हैं जिनका संबंध विपणन अथवा बाजार प्रबंध की क्षमता को वांछित उपभोक्ताओं के साथ विकसित करने से होता है। सेकंड टॉपिक हमें जानना है, बाजार मूल्यांकन है क्या। उत्पाद और सेवाओं का चयन मांग और पूर्ति के घटकों के अतिरिक्त अन्य अनेक घटकों पर भी निर्भर करता है, जैसे उत्पाद की गुणवत्ता है, पूर्ति के स्रोत हैं, वितरण के तंत्र हैं आदि। बाजार मूल्यांकन करते समय एक साहसी को निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है मांग का अनुमान लगाते समय बाजार के आकार व उसके क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वस्तुएं तथा सेवाएं बेचनी हैं। जैसे वस्तु का स्थानीय बाजार होता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। यही नहीं, उपभोक्ता कौन है, उसकी पसंद कैसी है, उसकी रुचि कैसी है, इन सब बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पूर्ति और प्रतियोगिता। पूर्ति से अर्थ है सभी स्रोतों से निर्मित वस्तुओं की पूर्ति। यहां आगे आने वाले पूर्ति के स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। पूर्ति जिन उत्पादों की मौसम पर निर्भर करती है उनका उत्पादन अनियमित होता है। सभी वस्तुओं की पूर्ति करने वाले आपसी प्रतियोगिता भी होती है। एक साहसी को अपनी क्षमता, पूर्ति बढ़ाने की क्षमता, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, उसकी ख्याति, ये सब ध्यान में रखना होता है। तीसरा है उत्पादन की लागत और कीमत। लागत के आधार पर ही विक्रय मूल्य निर्धारित होता है और इन्हें बाजार मूल्यों से तुलनात्मक भी रखना होता है। चौथा है परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। बाजार आकलन के लिए नवीन परिवर्तनों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि इन तकनीकों का असर वस्तु की गुणवत्ता, लागत तथा बिक्री मूल्य पर पड़ सकता है। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक, जिसमें पहला है सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण उन शक्तियों को मिलाकर बनता है जिसमें मध्यस्थ,
प्रतियोगी, ग्राहक, जनता आदि आते हैं जो नियंत्रण में नहीं होते हैं साहसी के। दूसरा है पूर्ति करने वाले, सप्लायर्स। उत्पाद और सेवाओं को बनाने और देने में किसी भी व्यवसाय को बहुत से बातें देखनी होती हैं। व्यवसाय की सफलता असफलता सीधे सीधे सप्लायर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो समय से माल की सुपुर्दगी ना करें तो साहसी वस्तु की सही मात्रा सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएगा। उसकी ख्याति सीधे सीधे निर्भर करती है वस्तु की उपलब्धता पर। जितने अधिक पूर्तिकर्ता होते हैं उतनी अधिक निर्भरता बढ़ती है। अतः विपणन प्रबंधकों को सामान की नियमित पूर्ति पर ध्यान रखना होता है। माल की कमी और देरी दोनों नहीं होनी चाहिए। विपणन प्रबंधकों को पूर्ति देने वालों से मूल्यों के संबंध में भी निगरानी रखनी होती है। तीसरा है मार्केट इंटरमीडिएरीज, विपणन मध्यस्थ, जिसमें मुख्यतः थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी आते हैं। यह बिक्री बढ़ाने में तो सहायक होते ही हैं, नए ग्राहक ढूंढने में भी सहायक होते हैं। चौथा है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स प्रतियोगी निरंतर प्रयास करते हैं अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से ग्राहकों तक पहुंचाने की। किसी संस्था के विपणन निर्णय केवल ग्राहकों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि प्रतियोगी को भी प्रभावित करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर भी प्रभाव डालते हैं। विपणनकर्ताओं को बाजार की प्रतियोगिता, उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन माध्यम तथा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विक्रय संवर्धन करना चाहिए। विक्रयकर्ताओं को 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। पहला सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, दूसरा समान उत्पाद सिमिलर प्रोडक्ट का, और तीसरा ग्राहकों का क्रय, परचेज ऑफ कस्टमर्स का। बाजार प्रतियोगिता ही किसी उत्पाद की सफलता तथा असफलता की पहचान होती है। विपणनकर्ता को प्रतियोगी की व्यूह रचना को देखते रहना चाहिए। जब भी बाजार में नए उत्पाद आते हैं तो उनकी गुणवत्ता और मूल्य कम ही होते हैं, तो इसके कारण अपनी प्रतियोगिता की व्यूह रचना भी उसी प्रकार से कर लेनी चाहिए। व्यूह रचना करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे वांछित व्यूह रचना कंपनी के अपने वित्तीय संसाधन, उद्देश्य और लाभ कमाने की क्षमता, सीमित संसाधनों का बंटवारा, अवसरों के आधार पर किया जाना। विपणनकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जैसे उत्पाद, मूल्य, वितरण, विक्रय संवर्धन, जिनके फलस्वरूप कंपनी को अपनी प्रतियोगियों के ऊपर विजय प्राप्त हो सके। 5वां है ग्राहक। ग्राहक को 5 प्रकार के वर्ग में रखा गया है। पहला कंज्यूमर मार्केट, जो खुद के लिए सामान खरीदते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल मार्केट्स, जो पुनः वस्तुओं के उत्पादन के लिए वस्तु या सेवा खरीदते हैं। तीसरा गवर्नमेंट मार्केट्स, यह सरकारी कार्यालय तथा अन्य एजेंसियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वस्तुएं सेवाएं अपनी आवश्यकता के लिए खरीदते हैं। चौथा पुनः बिक्री बाजार, जो रीसेल करते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर। 5वां अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यह दूसरे देश के क्रेता होते हैं। इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, पुनः विक्रेता, सरकार सभी आ जाते हैं दूसरे देश की। ठीक है। छठा है घटक जनता। जनता अर्थात व्यक्तिगत समुदाय जिनका वर्तमान तथा भविष्य कंपनी की स्थिरता से जुड़ा है और जो कंपनी के उत्पादों को खरीदकर कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग देते हैं। इनको 7 प्रकार का बताया गया है। पहला वित्तीय जनता, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंक्स,
विनिवेश गृह आदि। दूसरा है प्रचारक जनता, इसमें मीडिया पार्टनर्स आ जाते हैं जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी। तीसरा है सरकार जनता, इसमें सरकारी नीतियां आ जाती हैं जैसे उत्पादों की सुरक्षा, विज्ञापन की सुरक्षा तथा अन्य कानूनी मामले जो कंपनी से जुड़े हैं उसके लिए परामर्श देने वाले। चौथा नागरिक कार्यवाहक जनता, इसमें उपभोक्ता संगठन, अल्पसंख्यक तथा अन्य ऐसे ही कंपनी के लोक विभाग उपभोक्ताओं और नागरिकों के संपर्क आते हैं। पांचवा स्थानीय जनता, जो आस पड़ोस की जनता है, सामाजिक संगठन है, वह आते हैं। छठा है आंतरिक जनता, ये व्यवसाय के अंदर के पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे श्रमिक, प्रबंधक, संचालक आदि। सातवां है सामान्य जनता, इसमें जनरल पब्लिक आती है जो व्यवसाय की ख्याति को सीधे सीधे प्रभावित करती है। सातवां विपणन अवधारणा। वर्तमान में व्यवसाय को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कोशिशें करनी होती हैं। इसके लिए विपणन काफ़ी प्रभावी होता है। बाजार की पहचान, बाजार परीक्षण, उत्पादन संरक्षण, विज्ञापन, बिक्री की बात की सेवा इत्यादि के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण, अन्य विभागों को ग्राहकों की आवश्यकताओं से अवगत कराना, प्रतियोगिता के ज़माने में ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करना, ग्राहकों की संतुष्टि व्यवसाय का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना, ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना, गारंटीड सेवा तथा बिक्री उपरांत सेवा की व्यवस्था करना, ये सब ध्यान देने वाली बातें आती हैं। अगला टॉपिक है मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। सभी भावी ग्राहक जिनमें किसी उत्पाद अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा एवं क्षमता होती है उसे बाजार कहा जाता है। उत्पाद, कुल मात्रा, क्रय, ग्राहक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि एवं विपणन वातावरण का अध्ययन बाजार मांग का निर्धारण करते समय आवश्यक है और इसे ही हम मांग का पूर्वानुमान कहते हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित देशों में मांग पूर्वानुमान काफ़ी प्रचलित है, जहां मांग की शर्तें पूर्ति की शर्तों से अधिक अनिश्चित हैं, जबकि विकासशील देशों में स्थिति इसके विपरीत है। यहां अत्यधिक कीमतें एवं कालाबाजारी पूर्ति को संकुचित कर देते हैं। मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड फॉरकास्ट में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम 6 हिस्सों में देखते हैं। पहला है पूर्वानुमान की लंबाई, जिसमें अल्पकालीन पूर्वानुमान पहला है, जिसमें अधिकतम अवधि 12 माह की होती है। यह बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री नियंत्रण, उत्पादन तालिका, बजटिंग, रोकड़ प्रवाह के नियोजन के लिए उपयुक्त समझी जाती है। दूसरा मध्यकालीन पूर्वानुमान, इसमें 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए यह पूर्वानुमान होता है। इसमें अनुशासन दर, संचालन तालिका, व्यय के ऊपर बजटरी नियंत्रण के निर्धारण के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। तीसरा है दीर्घकालीन पूर्वानुमान। इसके अंतर्गत 3 वर्षों से 10 वर्षों तक की अवधि का पूर्वानुमान रखा गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय, सेवी वर्गीय आवश्यकताएं, वित्तीय आवश्यकताएं, कच्ची सामग्री की आवश्यकताएं, खोज एवं विकास के आकार व क्षेत्र के निर्धारण के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। पूर्वानुमान अवधि जितनी अधिक होगी, अनिश्चितता उतनी ही अधिक होगी।
दूसरा है पूर्वानुमान के स्तर। 3 स्तर निर्धारित किया गया है। पहला माइक्रो लेवल, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक शर्तों से संबंधित होता है, जो कि औद्योगिक उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय व व्यय के समुचित निर्देशांक द्वारा मापित होता है। दूसरा फर्म स्तरीय पूर्वानुमान, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रबंध की दृष्टि से। तीसरा है उद्योग स्तरीय पूर्वानुमान, इसका निर्माण विभिन्न व्यापार संघों द्वारा किया जाता है। तीसरा है फैक्टर उत्पादन का वर्गीकरण। उत्पादों को उत्पादक वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। आर्थिक विश्लेषण इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मांग प्रारूप का संकेत करती है। चौथा है सामान्य एवं विशिष्ट पूर्वानुमान। कुछ पूर्वानुमान सामान्य एवं कुछ विशिष्ट होने चाहिए। पांचवा, पूर्वानुमान की समस्याएं एवं विधियां। पूर्वानुमान की समस्या पुराने उत्पादों की समस्या इन विधियों से भिन्न होती हैं। नई की पुराने उत्पाद की बिक्री प्रवृत्ति ज्ञात होती है हमें, किंतु नए उत्पादों की बिक्री प्रवृत्ति कुछ आधारों पर ज्ञात की जाती है। पूर्वानुमान की मुख्य विधियों में सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, मार्गदर्शन निदेशक विधि शामिल होते हैं। छठा है विशिष्ट कारक। इनमें अनिश्चितता के कारण स्थिति की जटिलता, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, अमापनीय जोखिम, पूर्वानुमान में त्रुटियों की संभावना आदि आते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। अल्पकालीन पूर्वानुमान का उद्देश्य है अति एवं अल्प उत्पादन को समाप्त करना। दोनों ही हानिकारक होते हैं। दूसरा, मूल्य नीति का निर्धारण करना। जब बाजार की स्थिति खराब हो तो वृद्धि की समस्या को टाला जा सके, और जब बाजार की स्थिति ठीक हो तो कम कीमत की समस्या को दूर किया जा सके, यह उद्देश्य होता है। तीसरा, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। यह व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा उद्देश्य है लागत को कम करना। लागत को कम करने के लिए स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जो भावी आवश्यकताओं का निर्धारण, ये सब महत्वपूर्ण है। पांचवा, बिक्री का लक्ष्य निर्धारित करना, जिसे हम कह सकते हैं सेल टारगेट फिक्स करना। बिक्री का लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होता है यह लक्ष्य तो विक्रेता हतोत्साहित होता है, और जब लक्ष्य अत्यधिक कम निर्धारित होता है तो विक्रेता उसे बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है, जिसे प्रेरणाएं अर्थहीन साबित हो जाती हैं। तो एक संतुलित होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। छठा, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता। रोकड़ की आवश्यकता विक्रय स्तर एवं उत्पादन संचालन पर निर्भर करती है। सरल शर्तों पर कोष की व्यवस्था करने में थोड़ा समय अवश्य लगता है। परिणाम स्वरूप बिक्री पूर्वानुमान सहज शर्तों पर पूर्व में ही व्यवस्था करने में सहायक होती है। इसके बाद दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य हम देखते हैं, जिसमें पहला है मानव शक्ति का नियोजन। चूंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, ट्रेनिंग में कर्मचारियों के विकास की प्रक्रिया एक लंबा समय लेती है। ये सारी क्रियाएं पूर्व में ही प्रारंभ की जा सकती हैं, अर्थात मानव शक्ति का पूर्वानुमान कर लेना आवश्यक होता है। दूसरा है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का नियोजन। इसके लिए पूर्व से ही सूचना की उपलब्धता आवश्यक होती है, यह समय लेता है। तीसरा है नई इकाई का नियोजन एवं विद्यमान इकाई का विस्तार। इसमें काफ़ी धन व्यय होता है और
इसको मैनेज करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए संबंधित उत्पादन की संभावित दीर्घकालीन मांग का विश्लेषण आवश्यक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, एक अच्छे पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता क्या है। पहली विशेषता होनी चाहिए कि मितव्ययी हो। पूर्वानुमान की परिशुद्धता को प्राप्त करने के लिए जितना खर्च एवं प्रबंधकीय प्रयास किया गया हो, उससे अधिक आर्थिक प्रतिफल मिले, व्यय से ज़्यादा प्रतिफल मिले। दूसरा, सामयिक अनुरक्षण। पूर्वानुमान अद्यतन आधार पर अनुरक्षित होना चाहिए। पूर्वानुमान में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। संबंधित आंकड़े अद्यतन आधार पर उपलब्ध होने चाहिए और इसमें लोचनीयता होनी चाहिए। तीसरा, शुद्धता। भूतकालीन पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच वर्तमान निष्पादन से तथा वर्तमान पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच भावी निष्पादन से की जानी चाहिए। पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच करने के लिए पूर्वानुमान एवं वास्तविकता के बीच विचलन के अंतर द्वारा हम कर पाते हैं। पूर्वानुमान की सफलता किस हद तक हुई है, यह उसकी शुद्धता को प्रोपाउंड करती है। चौथा, उपलब्धता। प्रयुक्त तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो अर्थपूर्ण परिणाम शीघ्रता से दे। अगर विलंब होता है तो लाभप्रद नहीं माना जाता इसे। पांचवा, सरलता एवं धारणा की सुगमता। तकनीक सरल हो, धारण करने में सुगम हो, जटिल गणितीय प्रविधि कम महत्व के समझे जाते हैं यदि प्रबंध तकनीक एवं जो पूर्वानुमान कर रहा है उसको समझ नहीं पाता है तो। अतः यह सरल एवं धारण में सुगम हो। अगला टॉपिक हम देखते हैं, नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान। जोएल डीन ने नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान के लिए अनेक संभावित विचार दिए हैं। जिनमें पहला है, विद्यमान पुराने उत्पाद के विकसित रूप में नए उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना। विद्यमान उत्पाद एवं सेवाओं के वैकल्पिक उत्पाद के रूप में नए उत्पाद का विश्लेषण करना। स्थानीय उत्पाद की विकास प्रवृत्ति के आधार पर नए उत्पाद की विकास दर एवं मांग के स्तर का अनुमान लगाना। नमूना अथवा बिक्री के आधार पर क्रेताओं से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर अनुमान लगाना। बहुसंख्यक दुकान संगठन अथवा डाकघर व्यापार द्वारा नए उत्पाद की बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अथवा नमूना बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत करना। अभिकर्ताओं द्वारा नए उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण करना, जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं वैकल्पिक अवसरों की जानकारी दे सकेंगे। ये नए उत्पाद के लिए मांग पूर्वानुमान से संभावित विचार हैं। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, विपणन की अवधारणा। विपणन क्रिया उसी समय शुरू हो जाती है जब वस्तु के उत्पादन के लिए कल्पना मात्र उद्यमी करता है और विक्रय के बाद भी चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। उत्पादन से पहले शोध कार्य करना, उत्पादन नियोजन करना, मूल्य का निर्धारण करना, विपणन संचार एवं वितरण माध्यम का चुनाव करना, विक्रय के लिए प्रयास करना, विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना तथा सूचनाओं को एकत्रित करना इत्यादि सब विपणन में सम्मिलित किया गया है। इसको हम दो भाग में बांटते हैं।
पहला परंपरागत या संकुचित विचारधारा और दूसरा विपणन की आधुनिक विचारधारा। पहला, परंपरागत विचारधारा के अनुसार इसमें केवल वस्तुओं के खरीदने व बेचने की बात कही गई है। वस्तुओं विक्रय के बाद कोई भी सेवा कार्य नहीं किया जाता। इसमें उपभोक्ताओं की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह उपभोक्ता कल्याण एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के विचारों की अवहेलना करता है। इस विचारधारा को मानने वाले हैं प्रोफेसर पाइल, एडवर्ड डेविड कवर्स, हुजी, मिचेल आदि। जबकि जो आधुनिक विचारधारा है, इसको मानने वालों में प्रोफेसर पॉल मजूर, प्रोफेसर मैकार्थी, प्रोफेसर स्टांटन, कंडिफ स्टील, गोविन आदि आते हैं। इनकी विचारधारा के अनुसार ग्राहकों की संतुष्टि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। लोगों के जीवन स्तर के सृजन संबंधी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए और जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। इनमें उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विपणन में संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो उत्पादन से पहले प्रारंभ होती हैं और वस्तु विक्रय के बाद भी चलती रहती हैं। उपभोक्ता कल्याण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व यहाँ परम आवश्यक माना गया है। अगला टॉपिक है विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र। विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र में एक निर्माता के द्वारा जो व्यापारिक क्रियाएं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की जाती हैं, वे सभी क्रियाएं विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। विपणन कार्य कभी समाप्त नहीं होता। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र एक एक करके हम देखते हैं। पहला है उत्पाद नियोजन। निर्माता वस्तु के बारे में उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, डिजाइन, पैकेजिंग, वस्तु के उत्पादन की व्यावहारिकता, लेबल, ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि बातों को तय करता है। दूसरा, वितरण माध्यम का निर्धारण। एंड यूजर तक वस्तु कैसे पहुंचाई जाएगी, इसका निर्धारण करता है। इसमें जो मिडलमैन हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक किस तरह से जाएगी वस्तु, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, ये सब का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान अर्थात उपभोक्ता की इच्छा, रुचि, स्वभाव, क्रय क्षमता, क्रय आदतें, उनके रहन सहन, शिक्षा, लिंग, उपभोक्ता की आयु, भौगोलिक परिवेश आदि का अध्ययन किया जाता है और वस्तु के उनके मांग के अनुरूप बनाया जाता है। चौथा है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण में निर्माता उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता के अनुसार वस्तु का मूल्य तय करता है तथा यह प्रयास करता है कि वस्तु का मूल्य प्रतियोगी वस्तु के मूल्य से कम हो तथा बाजारू परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिससे कि वस्तु बाजार में सरलतापूर्वक बेचाई जा सके। पांचवा है विक्रय के बाद की सेवाएं। आफ्टर सेल सर्विसेज में उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए निर्माता सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पसंद आने पर वस्तु बदलने की सुविधा, मुफ्त मरम्मत गारंटी देना, मुफ्त सफाई आदि। छठा है विक्रय संवर्धन रणनीति एवं विपणन संचार। निर्माता अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए उपभोक्ता को वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए एवं उनको वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विपणन संचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाता है तथा समय समय पर उसमें बाजारू परिस्थिति के अनुसार फेरबदल करता रहता है। इसके अंतर्गत विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा पब्लिसिटी को सम्मिलित किया गया है। ये बिजनेस स्टडीज में भी हम पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में।
अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है विपणन मिश्रण की अवधारणा। प्रतियोगी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं का विपणन करते समय निर्माता के समक्ष अनेक कठिनाइयां आती हैं। उपभोक्ताओं की रुचियों और ज़रूरतों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सरकार की भी जो नीतियां हैं व्यावसायिक क्षेत्र में सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। कुल मिलाकर विपणन निर्माता के लिए एक चुनौती खड़ी होती है। इन कठिनाइयों बाधाओं और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निर्माता एक पहलवान की तरह ही कार्य करता है, अपनी रणनीति बनाता है। इस रणनीति के हम दो प्रमुख तत्व देखते हैं। पहला, बाजार लक्ष्यों को परिभाषित करना और दूसरा, विपणन मिश्रण का संयोजन। विपणन मिश्रण निर्माता द्वारा तैयार की गई विपणन रीति नीति का अंग होता है। इसमें 4 P's प्राइस, प्लेस, प्रोडक्शन और प्रमोशन का काफ़ी महत्व है। इन चारों का समन्वित रूप निर्माता को विपणन प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक निर्माता और उसका विपणन प्रबंधक इन सभी तत्वों को सम्मिश्रित या मिलान इस प्रकार करता है कि एक निश्चित समय व स्थिति में सर्वाधिक लाभ कमाया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि विपणन वातावरण की पहचान मांग पूर्वानुमान और वातावरण से जुड़े घटक, इसका ज्ञान एक निर्माता को बाजार में लाभ सुनिश्चित करने में, सफलता अर्जित करने में काफ़ी योगदान देती है।